कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव से ऑपोजिट, जो भी डेरिवेटिव में करना है इंटीग्रेशन में उससे ऑपोजिट करना होता है। एक बार जल्दी से कल वाला रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। कल वाली क्लास में हमने बात करी थी इंटीग्रेशन की कि अगर जैसे log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स है, वैसे ही वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है log x। ठीक है, इसके साथ हमने एक और बात सीखी थी कि जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेकेंड स्क्वायर एक्स tan x का डेरिवेटिव है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x, है ना। जैसे मैं कह रहा हूं जैसे हमने tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x। बट इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी आप इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हो साथ में एक c लिखना होता है। c रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट इसलिए लिख रहे हैं, कहता अगर मान लो log x का डेरिवेटिव करने की बजाय आपको करना पड़ता log x प्लस 10 का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव आ जाता 1 बाय x, 10 का डेरिवेटिव होता 0, तो log x का डेरिवेटिव भी 1 बाय x है और log x प्लस 10 का डेरिवेटिव भी 1 बाय x है। अब यहाँ 10 की बजाय कोई भी कांस्टेंट होता तो यहाँ पे आंसर तो 1 बाय x ही आना था, इसलिए वो कहता है कि log x का डेरिवेटिव भी 1 बाय x आएगा, log x प्लस c का डेरिवेटिव भी 1 बाय x आएगा, तो हमें ये c साथ में लिखना है हर बार क्योंकि इसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली 0 ही हो जाना है, तो इसलिए हमें इसको भी साथ में रखना पड़ेगा, इसको भी साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हम सिर्फ log x का डेरिवेटिव कर रहे थे या log x के साथ कोई नंबर भी था जो डेरिवेटिव होके 1 बाय x आया, इसलिए 1 बाय x की इंटीग्रेशन होगी log x प्लस c। ये सिर्फ log इसमें 1 बाय x के केस में नहीं है, ये हर एक केस में ही है। आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे लास्ट में एक c लगाओगे। ठीक है, कल हमने बस यही किया है, इसके बेस पे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज थे एक बार वो सारे रिवाइज किए हैं। बस हमने सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज पे फोकस किया था, जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लेफ्ट टू राइट जा रहे थे वैसे इंटीग्रेशन के राइट टू लेफ्ट आ रहे थे। आज हमने एक स्टेप आगे चलना है, एक स्टेप आगे चलना है। कहता मान लो आपके पास, अब आपके पास ऐसे करते हैं, कहता मान लो log x का डेरिवेटिव था वो आप सॉरी log x का सेकंड इसकी बात कर लेते हैं, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, sin x का डेरिवेटिव इज cos x, है ना, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x प्लस c। क्वेश्चन ये होता है कि अगर मुझे cos ऑफ 2x की इंटीग्रेशन करनी है फिर क्या होगा, मुझे cos ऑफ 2x की इंटीग्रेशन करनी है तो क्या होगा। इसमें बस आप याद रखोगे, धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा तो और बात समझ में आ जाएगी कि हर बार जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे, अगर sin 2x का डेरिवेटिव करना होता था तो क्या करते थे, sin 2x का डेरिवेटिव क्या आता था cos 2x, साथ में आप फिर 2x का डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता था। इसमें क्या करोगे cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x, इसमें 2x x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि इंटीग्रेशन उल्टा चलती है ना, उससे इंटीग्रेशन उल्टा चलती है उससे। तो जब भी आपके फंक्शन के अंदर, ध्यान से सुनो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है हमारा अगला सारा काम। कहते हैं जिस भी फंक्शन के आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, अगर तो वो स्ट्रेट फंक्शन है तो आपने उसका एज इट इज आंसर लिख दिया, बट अगर उसका वेरिएबल हटा के उसकी जगह कुछ और आ रहा है, वेरिएबल हटा के ध्यान से सुनना, ये वाला वेरिएबल हटा के उसकी जगह कुछ और आ रहा है, जो ये कुछ और आ रहा है ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर जानते हैं किसको बोलते हैं, डिग्री 1 वाले को, वो लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर है फिर आप उसका आंसर एज इट इज वही लिख सकते हैं जो पहले इसके अकॉर्डिंग लिख रहे थे। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मुझे cos ऑफ 10x की इंटीग्रेशन करनी है, cos ऑफ 10x की इंटीग्रेशन करनी है, sin ऑफ 10x बाय 10 प्लस c, क्यों, ये तो एज इट इज ही होगी, जो x का कोएफिशिएंट था उससे उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है,
जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर ऐसा क्यों, सर ऐसा डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसका आंसर मैं अभी अगले स्टेप्स में दूंगा। फिलहाल सिर्फ आप इतना मान लो कि अगर आपके फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करके कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, लीनियर फंक्शन आ जाता है, तो उस केस में आप सिंपल इंटीग्रेशन करके एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाए cos ऑफ 3x + 2, अभी भी ये लीनियर फंक्शन ही है। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, लीनियर 1 डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है। तो आप इसको जैसे cos का इंटीग्रेशन करते हो, इसकी भी इंटीग्रेशन वैसी हो जाएगी, साइन ऑफ cos की इंटीग्रेशन साइन होती है ना, साइन ऑफ 3x + 2 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, बस डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट। कैसे होती है अगले अगले आने वाले पार्ट्स में समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा रात। फिलहाल के लिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था पुत्र, कैटेगरीज है हमारे पास इंटीग्रेशन की, हमारे पास इंटीग्रेशन की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है बेसिक, फिर कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक्चुअली इसका जो प्रूफ है ना वो सब्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, बट इसका अपना सॉल्व होने का तरीका बेसिक है, समझ में। अभी मैं सिर्फ बेसिक पे रुका हूँ, जब सब्स्टिट्यूशन समझा दूंगा तब इसका प्रूफ इजीली समझ में आ जाएगा। हालांकि प्रूफ सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए है, अदरवाइज आपने क्वेश्चंस में कहीं पे भी प्रूफ यूज नहीं करना, ठीक है। ओके, आता है तो सब कुछ आता है बच्चे। साइन एक्स, अब जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x की इंटीग्रेशन sin x, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, बोल, माइनस cos क्यों भाई, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन cos x, समझ रहे पक्का। अब कोई कहे कि सर ये माइनस घुमा के राइट साइड पे ले जाओ, तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x है, ठीक है। इसको तू अभी बिगिनिंग स्टेज पे ऐसे मत सोच कि सर वहां तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन था, यहाँ cos x की इंटीग्रेशन प्लस साइन क्यों है, ठीक है। तू इसको ऐसा देख कि वहां कि सर जैसे वहां cos x की आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का, तो इसका आंसर sin x, ठीक है। तो अगर वहां देखेगा cos x का डेरिवेटिव क्या था, अरे cos x का डेरिवेटिव नहीं, cos x खुद किसका डेरिवेटिव है, थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है क्वेश्चन सोचने में। cos x का डेरिवेटिव नहीं सोचना, ये सोचना cos x खुद किसका डेरिवेटिव। ओके, तो अभी हम इस फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, आप कोई भी और डेरिवेटिव ले लो, जैसे 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, है ना। कहता अगर 1/2x + 1 की इंटीग्रेशन करनी होगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, वेरिएबल हटा के लीनियर पॉलिनोमियल रखिए, वेरिएबल हटा के लीनियर पॉलिनोमियल रखिए, तो इसकी भी इंटीग्रेशन वही हो जाएगी जो 1/x की थी, 1/x की log x थी, तो इसकी हो जाएगी log of 2x + 1, बट आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये सिर्फ लीनियर के लिए। अगर कहीं ऐसा आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 1/3x² + 1, फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब नीचे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, सिर्फ लीनियर के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ लीनियर के लिए एप्लीकेबल है कि जैसे 1/x की इंटीग्रेशन आपने log x लिख ली थी, ऐसे ही 1/2x + 1 की इंटीग्रेशन log of 2x + 1 लिखो। बट अगर नीचे आप वो लीनियर वाले हेल्प ले रहे हो, तो आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा हर बार, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा हर बार। किसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, एक बार देख लो कैसे सॉल्व करो, कुछ थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको समझने में। 2x - 3 होल पावर 5
प्लस 3x प्लस 2 होल अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 5 है। लीनियर पॉलिनोमियल को तो आप x की तरह सॉल्व कर सकते हो। x पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x पावर 6/6। हाँ तो इसको भी लिख लो 2x माइनस 3 की पावर 6/6। बट डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट नहीं भूलना, वो क्या है? 2। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड तो हर बार ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 2 की होल पावर क्या है? 1/2। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है, तो इसकी होल पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आ गया प्लस 6। एक आध और देख लो, एक ये देख लो, ये इंटरेस्टिंग है। कहता है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होता है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। dx इसको क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, tan की कॉट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है। कॉट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, याद है कि नहीं याद? याद करके देख लो, आपके पास डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज होने चाहिए, कल लिखवाए थे। कॉट स्क्वायर किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, बट कॉट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो, कॉट को ऐसे लिखा जा सकता है। बच्चे अभी थोड़ा डर भी लगेगा, ठीक है, कि डर का कारण एक तो ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से हमारा उतना अच्छा होल्ड अगर नहीं है तो, ठीक है। डेरिवेटिव के फॉर्मूला ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हार्दिक? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, यही होता है, सबको पता है। अगर आप सोचने बैठोगे तो कॉट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जरूर किसी का डेरिवेटिव होता है। अब कोसेकेंट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव है, तो मैंने सोचा मैं कॉट स्क्वायर को कोसेकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव है, दैट मींस मुझे इंटीग्रेशन मिल जाएगी। कोसेकेंट स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन क्या होगी फिर? किसका डेरिवेटिव है ये भाई? कॉट का, है ना, तो कॉट आ जाएगा। पर बच्चे एंगल तो x बाई 2 है ना, एंगल क्या है? x बाई 2, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2, तो डिवाइड बाय 1/2 करना पड़ेगा ना। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस आएगा बच्चे, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है। ये समझ में आया? 1 की इंटीग्रेशन में x, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में हम तब लिखते हैं जिस फंक्शन की आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। जैसे यहां पे cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। अब मैं x हटा के उसकी जगह एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख दूं तो उसकी इंटीग्रेशन वही रहेगी, मैं x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा बस, ठीक है। तो अब जैसे ये 3x प्लस 2 के बजाय सिर्फ 10x हो तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है 10x, ठीक है। तो यहाँ पे भी x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा। अगर आप फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके कोएफिशिएंट, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपको उसके x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। क्यों करना होता है वो भी आगे के डिस्कशन में आएगा। देख बच्चे, अगर तू पॉलिनोमियल की बात कर रही है ना, ऐसे अगर तो तू सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन कर रही है फिर तो ये इंडिविजुअली हो जाएगा, हो जाएगा। और स्टिल जो शायद तेरा क्वेश्चन था, मतलब जो मे बी तुझे भी समझ में नहीं आया अच्छे से, इसकी इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन तो लीनियर की तरह कर सकती है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 2। किसकी? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 की। फिर तो ये लीनियर नहीं है, फिर अभी हमारे वो एरिया में नहीं है। अभी हमने ये सीखा है नॉर्मल फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे करनी है,
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सीखा है कि अगर वो नॉर्मल फंक्शन में वेरिएबल हटा के लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, वैसे तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसका क्यूबिक ओपन करो, इंडिविजुअली सारी टर्म्स बनाओ, फिर उसकी इंटीग्रेशन करो, बट वो इस एरिया में फॉलो नहीं करता, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है x की पावर 3 की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है मेरे पास, x पावर 4/4। अब अगर इस x को हटा के मैं लीनियर रखता फिर तो सॉल्व हो जाता, अब मैंने लीनियर ना हट रख के क्वाड्रेटिक रख लिया, तो अब ये वर्क नहीं करेगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक रख लिया ना। अब मैं यहाँ पे 3x+2 की बजाय ये नहीं रख सकता x² + 1, क्योंकि अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अगर कुछ होना होगा तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, कोई और तरीका होता होगा करने का। हाँ हाँ, तो x का कोफिशिएंट -2 हो गया ना, वो तो x का जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज ही आएगा। अगर यहाँ पे -3x+2 होता तो -3 आ जाता, तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो एज इट इज ही। किसी और का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं? एक दो क्वेश्चन लिख लो, करके देखो, थोड़ा अपने आप समझ में आएगा। ये 3 क्वेश्चन करने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ।
पहला वाला तो आसान सा ही है। ये थर्ड क्वेश्चन है 1/2 माइनस 3x। 1/x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल है तो आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय -3। भैया x का कोएफिशिएंट -3 है ना, log ऑफ 2 माइनस 3x, x का कोएफिशिएंट -3 प्लस। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखो 3x माइनस 2 की पावर होल पावर -1/2, नहीं नीचे 1/2 है ना होल पावर, तो उसको माइनस, पहले नीचे से 1/2 अगर ऊपर रखोगे तो -1/2 की तरह ट्रीट होगा। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ये तो इंटीग्रेशन ने दिया -1/2 प्लस 1। अभी x का कोएफिशिएंट तो डिवाइड होना है, नहीं आई बस पक्का। बस इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो बचेगा, ये कितना आएगा 1/2, ये 2/3 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। हाँ जी नहीं बच्चे, इसको करेगा तो ये पावर 1 है ना, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1, फिर तो उसकी जब इंटीग्रेशन करेगा तो बनेगा 2 माइनस 3x की पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। कल इस पे डिस्कशन हुई थी कि डिनोमिनेटर 0 बन गया ये, इसलिए ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है डिनोमिनेटर। हाँ जी बच्चे देख, ना तो हम इसको लॉग की तरह कर सकते हैं, ना हम इसको पावर -1 रख सकते हैं। एक तो ऐसा देख, log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x था ना, कहीं ऐसा तो नहीं था कि log x का डेरिवेटिव 1/x की पावर 1/2 है, ऐसा तो नहीं था ना। वहां पे अगर समझ रहे कि क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पावर 1/2 को log x लिख लो। समझ में आ रही है मेरी बात? वहां पे हम log x के डेरिवेटिव को 1/x की पावर 1 को ही कह पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी जब नीचे पावर 1 है तभी log x एप्लीकेबल है। सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी डायरेक्ट tan 2x माइनस, ऐसे होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। tan स्क्वायर का क्या करें भाई, वाह भाई सेकेंड स्क्वायर 4x प्लस 5 माइनस 1। आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में होल्ड अच्छा है ना, तो आपको हर एक चीज थोड़ी कंफर्टेबल लगेगी, नहीं तो हम उसी में स्ट्रगल करते रहेंगे। डिवाइड बाय 4 आएगा प्लस c आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आओ भी अगली चीज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, सर बहुत ध्यान से देखना प्लीज अगले 2 मिनट के लिए। है सिंपल सी स्टोरी है, कुछ इतना बहुत मुश्किल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहते हैं मान लो आपको कुछ ऐसा मिल जाए 2x प्लस 5 नीचे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अभी मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं चाहता हूँ, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं विद अ सिंगल वेरिएबल, कोई नया नाम दे देता हूँ उसको मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को मैं कुछ नया नाम देता हूँ, y दे दो, z दे दो, t दे दो, ठीक है। ज्यादातर हम t यूज करते हैं तो मैं t दे रहा हूँ, आप y या z कुछ भी दे सकते हो, x के अलावा कोई और नया नाम दे दिया उसको पूरे को, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरे को t नाम दूंगा तो डेरिवेटिव कहता है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि आपने इसको t नाम दे दिया और हो गया, कहता होगा क्या कि आप इसको फिर क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 2x प्लस 5 अपॉन t dx, ऐसे लिखना पड़ेगा ना अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहता अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है कि आप एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल लिखो, x भी t भी, आपको अलाउड नहीं है कि आप एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल लिखो। फिर मैंने कहा सोल्यूशन कहता है काम करो, कहता और आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको हटा भी दोगे तो ये x तो फिर भी पड़ा रहेगा, ज्यादा प्रॉब्लम इस x की है, इस x को हटाना आसान है, इस dx को हटाना मुश्किल है। इसलिए क्या करो, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड, t का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाई dx हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव कर दो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5, इस dx को उठा के इधर ले जाओ, dx को उठा के इधर ले जाओ, आए वो समझ में क्या किया मैंने, dx की वैल्यू मिल गई,
इस 2x प्लस 5 को इधर ले आया, तुम्हें थोड़ा आगे जाके और इजी लगेगा ये। dx की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, dx की वैल्यू को भी रिप्लेस कर दो, ये t आ गया, dx क्या आ गया, dt अपॉन 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5 2x प्लस 5 गया, क्या बचा dt बाई टी, नहीं सोच लो एक मिनट के लिए, बाकी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या कर रहे हैं। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हो, जब भी आप किसी फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हो, साथ में इस dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये हमारा प्राइमरी मोटिव है और कोई मोटिव नहीं। प्राइमरी मोटिव ये है कि जब भी आप किसी भी चीज को, मैंने बोला था ना, आप किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो, तो जब भी आप भी किसी भी चीज को रिप्लेस करते हो, आपको दो चीजों का मतलब मेन ध्यान देना है। एक तो आपको dx रिप्लेस करना है, दूसरा जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, दोबारा से पुराना वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, दोबारा से पुराना वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, आपको बहुत इजीली ये बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। दो चीजें, एक dx हट जाना चाहिए, dx की जगह dt dy dz जो भी आप नया वेरिएबल नाम दोगे वो आ जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अब x खत्म हो गए, सारा का सारा x, बेशक आपने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, ये भी हट जाना चाहिए, बेशक आपने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, पर ये भी यहां से भी x खत्म होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी सब्स्टिट्यूशन फिजिबल नहीं है, आपने सही सब्स्टिट्यूशन नहीं करी अगर आप सारे वेरिएबल x को खत्म नहीं कर पा रहे हो तो। फिलहाल यहाँ पे ये खत्म हो गया, 1/t इंटू डी टी आ गया, है ना। इस 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन, वही 1/t की इंटीग्रेशन, है ना, log t प्लस c, t को वापस रिप्लेस कर लो, t क्या था, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक लग रहा है। अभी और क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास है x इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, ध्यान से देखते जाना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस x प्लस टू को t ले रहा हूं, x प्लस टू को t ले रहा हूं, मुझे डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, यह आ जाएगा dt बाई डी एक्स, यह आ जाएगा dt बाई डी एक्स, पक्का, ठीक है। तो ये 1 आ गया, dx को उठा के इस तरफ ले गए, ये dt आ गया, dx इज इक्वल टू dt आ गया, बोलो हाँ यार, dx इज इक्वल टू dt आ गया। अच्छा, इस x प्लस टू को बच्चे मैंने लिख लिया t, इस dx को लिख लूंगा dt, ऐसे ही होगा, इस x प्लस टू को लिख लूंगा t, dx को लिख लूंगा dt। समस्या है इस x की, ये x नहीं चाहिए मुझे, x की बजाय t चाहिए। तो आप देखो आपने किसको ये किया था, यहां से x की वैल्यू निकल सकती है, t माइनस टू लिख सकते हैं। किसी को यहां तक कोई बात समझ में ना आई? अब देखो सारे फंक्शन में dx सबके dt हो गया और x की बजाय सिर्फ t है, x की बजाय सिर्फ t है। आगे इंटीग्रेशन वगैरह तो नॉर्मली तरीके से करेंगे, फिलहाल समझना ये है कि सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं। एग्जैक्टली कौन से फंक्शन को हटाना है, किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, वो बाद का पार्ट है, ठीक है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, tan का थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंड का थीटा माइनस 1, सीकेंड का थीटा, इसको लिख ले सीकेंड का थीटा माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दी, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, उसकी इंटीग्रेशन होगी tan x, x का कोएफिशिएंट 4 है उससे डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद रख सकता है अभी, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा अभी इसको कर ही लेते हैं, अभी यहाँ तक ले आए तो इंटीग्रेशन से क्या परहेज करना है, कर लो इसको, अंडर रूट टी है ना, इसको ऐसे लिखते हैं टी माइनस टू टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, टी की पावर 3/2 माइनस टू इंटू टी की पावर 1/2 टी टी, इनकी इंटीग्रेशन कर लो, टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 टू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर।
एक और ट्राई करें। आप चलो आप ही करो ट्राई, मैं आपके लिए देता हूँ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिख रखा है फोर्थ वाला, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, इसमें आप लोग क्या करो, इस 2x माइनस 3 को टी पुट कर लो, 2x माइनस 3 को टी पुट कर लो। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से भी सेम आंसर आता है कि अलग आता है। 2x माइनस 3 को टी पुट कर लो। अपने आप करो डेरिवेटिव, अपने आप करो डेरिवेटिव। हाँ जी, किसमें बचे? डेरिवेटिव करेगा तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये dt बाई डी एक्स क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? देखो यही आ रहा है हाफ टेन टी, आ रहा है सेम। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो। किसको लेना है? हाँ वो भी बाद में पता लगेगा, फिलहाल तो ये पता लगना चाहिए कि अगर मैं भी बता दूं टी किसको लेना है तो एटलीस्ट तुम उसको हैंडल कर पाओ। वो आगे आगे मैच्योर स्टेजेस में अभी आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा तीर नहीं है, सिंपल सी बात है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे जज करते हैं कि किसको टी लेना है किसको नहीं लेना। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। जो भी अक्षत ने पूछा कि सर पता कैसे लगेगा किसको टी लेना होता है। बच्चे अब देखना हमारे लिए अक्रॉस इंटीग्रेशन एक चीज है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। उसको जितनी बार हम सब्स्टिट्यूशन से खत्म कर पाते हैं हम करते हैं, जब नहीं कर पाते फिर उस क्वेश्चन हमारे से नहीं सॉल्व हो पाता। वो क्या है? डिनोमिनेटर में फैली हुई टर्म्स, डिनोमिनेटर में फैली हुई टर्म्स अगर है, फैली हुई टर्म्स मतलब अगर मान लो ऐसा भी आ जाए हमारे पास, मान लो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मान लो ऐसा कुछ है। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर जब तक तो सिंगल टर्म होता, अगर ऐसे होता उल्टा होता, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2x होता। अब डिनोमिनेटर में एक टर्म है, हमारे लिए बहुत आसान है इसको हैंडल करना। आप इसको अलग अलग कर लोगे और ये इंडिविजुअली बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। आई रिपीट, डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म होती है वो हमारे लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान होता है, उसको आप इंडिविजुअली अलग अलग करते हो और सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म हो जाती है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या हेल्प करता है। सब्स्टिट्यूशन कहता है कि इसको टी ले लो, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो जाएगी टी। मैं एक और एग्जांपल चलो फिलहाल यही कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा? 2x, इधर dt बाई dx आएगा, dx घुमा के इधर ले जाएंगे dt बन जाएगा, है ना? ये होना था यहाँ पे, ये पूरा 2x dx क्या बन गया? 2x dx क्या बन गया? dt। आप चाहो तो dx की वैल्यू निकाल लो, dt बाई 2x लिख के बाद में 2x काट दो, ठीक है? तो ये क्या बन गया? dt, नीचे आ गया t। अब हुआ क्या? डिनोमिनेटर मेरा एक सिंगल टर्म बन गया,
डिनोमिनेटर मेरा एक सिंगल टर्म बन गया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूँ log t प्लस सी, ठीक है। बाद में t को वैल्यू आप वापस पुट करना जरूरी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो x अपॉन एक्स प्लस 2 है, x अपॉन एक्स प्लस 2 है, और डिनोमिनेटर में फिर से दो टर्म्स हैं, एक से ज्यादा टर्म्स है। आप इसको t ले लो, x प्लस 2 को t ले लो, डेरिवेटिव वगैरह करोगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाना है, 1 प्लस 0 dt बाई dx, घुमा फिर आके dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। आप नीचे तो एक टर्म बन गई, नीचे एक टर्म बन रही है, dx की जगह dt आ गया, x ही लिखना है ना, x को लिख सकते हो t माइनस 2। अब इससे हुआ क्या, ऊपर दो टर्म्स हो गई, नीचे एक टर्म हो गई। ये हमारे लिए हैंडल करना बहुत आसान है, जब नीचे एक सिंगल टर्म है, ऊपर चाहे दो छोड़ो 10 टर्म्स भी हो जाए, क्या करेंगे, सबके नीचे सिंगल एक एक टर्म कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, बहुत इजी है। पर नीचे दो टर्म्स हो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो बहुत बार हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से नीचे की दो टर्म्स को सिंगल टर्म कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कब करनी है, अगेन ये एक हिंट है कि अगर आपको लगता है कि डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन माइट वर्क, ठीक है। और ये था पहला केस कि सब्स्टिट्यूशन कब करनी होती है। दूसरा केस आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 है, अंडर रूट के अंदर टर्म ज्यादा है, जैसे हमें डिनोमिनेटर में टर्म ज्यादा नहीं पसंद, ऐसे में अंडर रूट के अंदर भी ज्यादा टर्म नहीं पसंद, सिंगल टर्म हम हैंडल कर सकते हैं। आप देखो, अगर मैं बोलूं कि इस x को अंदर लेके जाना है तो ये x अंदर जाके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, पता है ना, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 1/2, है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं पता हमें। अगर आप में से किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि अंदर लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए थी तो ये एप्लीकेबल था। क्या क्या वो, हाँ फोन में ही, अच्छा बैटरी का मैसेज आया, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। अच्छा मैं कह रहा था कि अब ये यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, बट क्यों प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि अंदर x प्लस 2 अंदर दो टर्म थी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x प्लस 2 को t, मैंने मेरा मोटिव था अंडर रूट के अंदर सिंगल टर्म बन जाए, तो मैंने अंडर रूट के अंदर वाले को t पुट कर लिया। उसे क्या फायदा हुआ, घूम फिरा मतलब घूम फिर के जो मेरा क्वेश्चन था वो ये बन गया, अंडर रूट के अंदर एक सिंगल टर्म बन गई, बाहर चाहे टर्म बढ़ गई, बाहर की टर्म बढ़ जाए उससे हमें टेंशन नहीं है, अंडर रूट के अंदर ना बढ़े, अंडर रूट के अंदर सिंगल टर्म ही चाहिए। तो वो फिर हमने इसको t पावर 1/2 बोल के अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करके इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। t की वैल्यू वापस पुट कर लो, x प्लस 2 रहेगा, x प्लस 2 की पावर 5/2, जो नीचे वाला 5/2 है ये ऊपर आके 2/5 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, t की x प्लस 2 की पावर। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आनी शुरू हुई। थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा। मैंने शुरू में बोला था कि हमारे पहले 3 ही मुश्किल है, बेसिक वाला ठीक ठाक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा आपका जो दिमाग खर्च करवाएगा वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, और वो उसके बाद कौन था, ट्रिग्नोमेट्री, ये कराएंगे। अगले वाले ऐसा नहीं कि आसान है, नहीं तो तुम मुझ पर बाद में एग्जाम लगाओगे कि सर आपने पहले आसान बोला, अब वो भी मुश्किल लग रहे हैं, पर इनके मुकाबले वो काफी आसान, जितना दिमाग यहाँ खर्च हो रहा है वहां कुछ भी नहीं है इसके साथ। हाँ जी, इसका इंटेग्रल निकाल दें, टी को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, ठीक है, t/t 1 हो जाएगा, 2/t हो जाएगा, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इसकी 2 को बाहर निकाल दो, अंदर आ गया 1/t dt, t माइनस 2 log t। बहुत बार ये वो बुक वाले क्या करेंगे, t 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, लॉग में होती है ना वो, log t स्क्वायर प्लस, ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे चलेगा। ये वाला दोबारा समझाऊं,
मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर सिंगल टर्म चाहिए थी, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं x + 2 को t ले लेता हूँ। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ हिंट्स है जो मैं बता रहा हूँ। हिंट्स मतलब यहाँ से मैं आइडिया लग सकता है कि यार इस चीज को टी पुट करना है, कर सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं है कि हर बार वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला बहुत स्मार्ट है। हमने इसको टी ले लिया, इसको टी लेने से क्या हुआ कि ये टर्म तो सिंगल बन गई और इस x की जगह डबल टर्म आ गई, x आ गया 2 को उधर भेज के t - 2। ये मेरा सारा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल t में शिफ्ट हो गया। मैंने बोला था दो चीजों का ध्यान देना है, एक तो dx को dt बनाना है और यहाँ पे सारा वेरिएबल चेंज हो जाना चाहिए। सारा वेरिएबल तो चेंज हो गया, अब इसका डेरिवेटिव भी कर लो क्योंकि dx की वैल्यू भी चाहिए। डेरिवेटिव किया तो dx = dt आ गया, तो dx को dt से रिप्लेस कर लिया, ये t की पावर 1/2 है। ठीक है, अब इसको अंदर ले गए, ये 1 और 1/2 मिलके 3/2 बन गया, ये 2 की पावर 1/2 एज इट इज है। इसकी इंटीग्रेशन करी 3/2 + 1 और 3/2 + 1, इसकी इंटीग्रेशन करी 1/2 + 1 और 1/2 + 1। ठीक है, वापस t को रिप्लेस कर दिया जो सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक लग रहा है? ये मैं कह रहा था कि मान लो मैंने सब्स्टिट्यूशन ना करी होती, फिर मैं क्या करता, इस x को अंदर लेके जाता, अगर है ना, बहुत सारी करी चीजें सोचने के लिए। मैं मान लो सोचता हूँ कि इस x को अंदर ले जाऊं, अंदर जाएगा तो ये अंदर जाके x² बन जाएगा। पता नहीं है कि अगर कोई चीज अंडर रूट के अंदर जाती है तो अंडर रूट के अंदर जाके स्क्वायर बन जाती है, वो पता कि नहीं पता है? तो अंदर जाके x² बन गया, फिर वो x³ और 2x² बन गया। मैं कह रहा था अब इसकी इंटीग्रेशन होगी नहीं, इसकी इंटीग्रेशन का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अगर कोई बोलते कि सर आप ऐसे पावर 1/2 है, 1/2 + 1 और 1/2 + 1 लिख लो, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल तब होता अगर अंदर लीनियर पॉलिनोमियल होती, तो लीनियर पॉलिनोमियल में वो एप्लीकेबल है। ठीक है, पक्का? आगे देखते हैं, यहां तक ठीक लग रहा है थोड़ा? अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है? दो मेन चीजें डिस्कस की हैं, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन किसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, कब सब्स्टिट्यूट करते हैं? या तो डिनोमिनेटर हमें लगे कि फैला हुआ है, वो एक सिंगल टर्म बन जाए, सिंगल बने तभी फायदा है, डबल टर्म बन गई कोई फायदा नहीं। मान लो 6 टर्म्स थी, आपने सब्स्टिट्यूट करके 2 टर्म्स बना ली, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 टर्म्स उतनी ही परेशान करेंगी जितनी 6 करेगी। कम करके फायदा नहीं है, सिंगल बना के फायदा है। ठीक है, ऐसे अंडर रूट के अंदर भी कम करके फायदा नहीं है, सिंगल बना के फायदा है। इसलिए हमें पूरे के पूरे को ही टी लेना होगा जब भी ऐसी सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हो। आगे देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं, ये आज का लास्ट केस होगा, मतलब इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता हर बार आप अगर ये ज्यादा यूज होंगे, ये पहले दो जो थे ये कम यूज होने वाले, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो अब डिस्कस कर रहे हैं। कहता आपको बहुत बार क्या होगा, ऐसा दिखाई देगा कि नीचे फंक्शन पड़ा है और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। नीचे फंक्शन पड़ा है, हमने भी बीच में कई ऐसी एग्जांपल्स कर ली है डिस्कस। नीचे फंक्शन पड़ा है और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। ठीक है, जैसे कि चलो कौन सी लें, अभी हमने एक एग्जांपल बीच में करी थी इसके जैसी, 2x + 5 x² + 5x + 7। अब आपका माइंड इतना शार्प हो चुका है कि आप सोच सकते हो कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पड़ा ऊपर। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसी जोड़ी मिल गई, ठीक है, ऐसी जोड़ी मिल गई मतलब एक फंक्शन भी पड़ा है और उसका डेरिवेटिव भी पड़ा है, फंक्शन भी पड़ा है और उसका डेरिवेटिव भी पड़ा है। ठीक है, फटाफट फंक्शन को टी पुट कर लो। ठीक है, इस डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 2x + 5, ये dt/dx बनना था, dx घूम के इधर आ जाएगा, dt बन गया। क्या आ गया? 2x + 5 × dx, ये पूरा प्रोडक्ट क्या बन गया? dt, नीचे आ गया t, 1/t की इंटीग्रेशन टी पुट कर लो। टी पुट कर लो। ठीक है, ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा? पक्का? ये हमेशा वर्क करेगा जब आपको ऊपर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव मिले। सॉरी उल्टा बोला मैंने,
नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिले, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिले। जैसे नीचे साइन एक्स रख लो, ऊपर कॉस एक्स रख लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स,